नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में, जो हमारी बंदरगाहें हैं उनके बारे में। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ नई है, कुछ पुरानी है, तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें थोड़ा सा, भारत में आंतरिक मतलब कि नदियों के माध्यम से भी तो व्यापार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर समुद्र के बारे में। तो हरियाणा टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में आंतरिक बंदरगाहें, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारी गंगा नदी है, ठीक है ना। यहाँ से गंगा नदियाँ आती है ना, तो यहाँ बांग्लादेश से बहते हुए यहाँ पर गंगा घाटी के मुहाने पर यहाँ तक भी जो आती है उसके बारे में यह समझते हैं। ये नदियों के माध्यम से है व्यापार, ठीक है। नदियों और नहरों के माध्यम से जो व्यापार होता है वो होता है, जैसे कि ये हमारी गंगा नदी है, इसके पश्चात आएगी हुगली नदी, तापी नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनके माध्यम से भी भारत का आंतरिक व्यापार के अंदर आते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे तो ये हमारे तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होता है, आयात और निर्यात होता है। तो आगे समझते हैं। आंतरिक जलमार्गों की लंबाई की अगर हम बात करें, जो नदियों पर व्यापार होता है 14,500 किलोमीटर है। जो सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, और उत्तर प्रदेश राज्य ही सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अब आगे समझते हैं। प्रमुख बंदरगाहें, बड़ी बड़ी बंदरगाहें कितनी हैं? तो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, ये तो है 13, ठीक है। कितनी? 13। इसके बाद 205 छोटे छोटे बंदरगाह हैं यहाँ पर ही, क्योंकि जो भी व्यापार होता है वो तटीय क्षेत्रों से ही होता है, वो तो आप सब जानते हैं। तो अब देखते हैं, बड़ी बंदरगाह होती है ना, जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, जैसे विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, एन्नोर में, ये जो बड़ी बड़ी बंदरगाह है ये तो केंद्र सरकार के अधीन है, और जो छोटी बंदरगाहें हैं जो 205 मैंने बताई है वो राज्य सरकार के अधीन आती हैं। यानी कि राज्य सरकार को छोटी बंदरगाह से प्रॉफिट होता है, और बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल से बाहर से सामान आता है तो उसमें जो हमारे केंद्र सरकार है उसके अधीन होती है। वो जो भी पैसा जो भी आता है वो केंद्र सरकार के पास ही जाता है। आगे समझते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल व्यापार समुद्री मार्गों से 95% होता है। 95% समुद्री मार्गों से जो इंटरनेशनल व्यापार, इधर ये जैसे समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये इधर समुद्रों से ही होते हुए जो नाव या बड़े बड़े जहाज आते हैं तो वो यहीं पर आकर रुकते हैं, और यहीं से फिर व्यापार इनका स्टार्ट होता है। आंतरिक व्यापार 70% होता है, जो भारत के अंदर है ना, जैसे नदियों के माध्यम से आता है तो वो 70% होता है। तो आगे समझते हैं। अब बंदरगाहों के बारे में थोड़ी सी नजर डालते हैं। हल्दिया बंदरगाह यह कोलकाता में है, ठीक है, हुगली नदी के आसपास में, और यहीं पर गंगा का मुहाना पड़ता है, जो समुद्र का प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये गंगा नदी है ना, जो इधर से बहा कर आती है, तो ये यहीं पर मुहाना बनाती है। यहाँ बंदरगाह नहीं, ये मुहाना बनाती है। तो इधर से भारत का आ जाएगा, इधर से बांग्लादेश का, तो यहाँ पर एक मुहाना बन जाता है। तो ये इसका प्रवेश द्वार है। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह, जो कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के नीचे सुरक्षित है, जो भूगर्भिक है, ठीक है ना। अब ये जो विशाखापट्टनम है ये उड़ीसा राज्य में है। पारादीप ये भी उड़ीसा में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर ना लोहा आइसक होता है ना, जो निकाला जाता है वो इसी के माध्यम से ढोया जाता है, इस बंदरगाह के थ्रू ढोया जाता है। अब चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया, ये एन्नोर तो यहाँ आएगा, ठीक है ना, एन्नोर यहाँ और चेन्नई यहाँ, ठीक है। ऊपर एन्नोर है और चेन्नई नीचे है। तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नोर तमिलनाडु का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये जो बंदरगाह है ये एशियाई विकास बैंक की सहायता से मतलब के चालू रहता है। एशियाई विकास बैंक इसमें अनुदान करता है, यानी कि विकसित करने में इसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और यह सबसे बड़ा कंप्यूटर राइड भी है। इसके बाद तूतीकोरिन की बात करते हैं। यहाँ पर तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। यह भी एक बंदरगाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गंगा घाटी पर समुद्री द्वार है। मैंने अभी बताया था ना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर समुद्री द्वार है, और हुगली नदी के मुहाने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वो स्थित है। अब हम बात करते हैं कांडला बंदरगाह, यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, गुजरात में। और ये अब इसका नाम क्या बदल कर रख दिया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब ओखा बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। पोरबंदर यहाँ पर। अगर हम बात करें वेरावल की तो यहाँ पर।
मारामुगाओ गोवा में, यहाँ गोवा राज्य में ये मारमुगाओ गोवा राज्य में है। नवमंगलुरु कर्नाटका में यहाँ पर स्थित है। कोची यहाँ केरल में अवस्थित है। और इसके अलावा ये तो है 13 बड़ी बड़ी बंदरगाहें। इसके अलावा और जो दो और 205 बंदरगाहें हैं वो छोटी छोटी यहीं पर तूतीकोरिन, मछलीपट्टनम यहाँ पर मतलब इस साइड में आते हैं, कुछ इस साइड में आते हैं, तो वो 205 है। तो डायमंड हार्बर, सॉरी यहाँ लिख लूँ, डायमंड हार्बर ये भी कोलकाता में है। तो इस प्रकार बंदरगाह के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। और कुछ और टॉपिक है। जवाहरलाल नेहरू है, नेहरू यह प्राकृतिक बंदरगाह है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये यहाँ पर एक तो नवी मुंबई में है और एक पुरानी मुंबई में है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसमें ना कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। ये एक कंटेनर पोर्ट है, इसमें 30 कंटेनर पोर्ट शामिल है। यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। और सालासट जो द्वीप है ये उसी पर स्थित है। जो जल के अंदर और भूमि के अंदर कुछ पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, जो जब वो पाइपलाइनें बिछाई जाती है उनके अंदर से तेल को परिवहन किया जाता है, यानी कि तेल को भेजा जाता है अलग अलग स्थानों पे भारत में यह भेजा जाता है। तो वो पाइपलाइन कहाँ तक बिछी हुई है और भारत में प्रथम कौन सी थी, इसी में डिस्कस करेंगे। तो हरियाणवी टीचर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जल परिवहन यानी प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइन भारत में कहाँ कहाँ पर बिछी हुई है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हाँ मैं बता दूं आपको, मुंबई, पुणे और मनमाड़ तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है। ऐसे पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, तो उस पाइपलाइन की अगर लंबाई की बात करें तो वो 1384 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। इसके बाद दुलियाजान, बगोई गांव, बरौनी, ठीक है ना, दुलियाजान, बगोई गांव और बरौनी, इसकी लंबाई 1405 किलोमीटर है। यह एक गैस पाइपलाइन है। और यह गैस पाइपलाइन कहाँ को बिछी हुई है, तो ये पाइपलाइन लाइन आसाम राज्य में दुलियाजान, ठीक है ना, दुलियाजान से बिहार के बरौनी तक यह बिछाई गई है। दुलियाजान से बिहार के यहाँ बरौनी तक यह बिछाई गई है। इसके पश्चात हम बात करते हैं तापी पाइपलाइन की। तापी पाइपलाइन उसमें बिछी हुई है। और इस पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ये 23 जनवरी 2018 को इसका निर्माण हुआ था, जो तापी नदी के माध्यम से बिछाई गई थी। और यह पाइपलाइन कहाँ तक जाती है, यह पाइपलाइन जाती है तुर्कमेनिस्तान, 214 किलोमीटर की दूरी तय करता है इसमें। अफगानिस्तान में जाती है तो ये 714 किलोमीटर, पाकिस्तान में आते हुए 826 किलोमीटर। यह तीनों देशों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। और अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 1814 किलोमीटर है। और जो ये भारत तक आई हुई है और इसका जो श्रेय है वो घेल को जाता है। ठीक है ना, आगे समझते हैं मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, यहाँ मुंबई में, ठीक है ना, यहाँ पर भूमि के अंदर एक पाइपलाइन बिछाई गई है जिसमें से तेल प्रवाहित होकर के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। तो सागरमाला भारत में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। इस परियोजना के तहत क्या होता है, जो तट पर बंदरगाहें होती है उन बंदरगाहों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ इनको जोड़ना है ताकि व्यापार का आधुनिकीकरण किया जा सके, व्यापार को सीधा संपर्क आपस में बंदरगाहों के साथ किया जा सके ताकि माल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक आसानी से आ जा सके। तो आगे समझते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो ये व्यापार को आधुनिकीकरण करना है तो सागरमाला योजना के तहत ये 7500 किलोमीटर तक के जो बंदरगाह तटीय इनको जोड़ना है। अब हम बात करते हैं कुछ और या बंदरगाहों के बारे में जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। कांडला बठिंडा पाइपलाइन, यह तेल की पाइपलाइन है। ठीक है ना, यहाँ गुजरात में जो कांडला है, कांडला से तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है। वो तेल बहुत गंदा होता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, तब जाकर के वो वाहनों में प्रयुक्त होता है। बरौनी पटना कानपुर, ये बरौनी पटना कानपुर के माध्यम से होता हुआ जाता हुआ यह कहाँ पर जाता है, ये उत्तर प्रदेश तक आ जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर तक, ठीक है ना, कानपुर तक।
कानपुर तक आता है। तो इस पाइपलाइन की अगर लंबाई की बात करें तो वो 743 किलोमीटर है। कितनी है? 743 किलोमीटर। इसके बाद गुजरात के दमोई से यहाँ कर्नाटक के मंगलुरु तक भी पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की लंबाई की बात करें तो 1386 किलोमीटर है, या कितनी? 1386 किलोमीटर है। ठीक है ना, यहाँ कर्नाटक तक बिछाई हुई है ये। अब कोची केरल से मंगलुरु कर्नाटका तक 450 है। यहाँ मतलब कि ना, यहाँ कोची है, केरल में कोची है। ठीक है ना, कोची से केरल के मंगलुरु, यहाँ कर्नाटका में मंगलुरु है। तो कोची केरल और मंगलुरु तक भी है पाइपलाइन बिछाई गई है। जो इस पाइपलाइन की बात करें तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये, 450 किलोमीटर। अब मुद्रा से पानीपत तेल पाइपलाइन, गुजरात के मुद्रा से। अब ये मुद्रा से मतलब कि यहाँ ना मुद्रा नाम है जहाँ से तेल निकलता है, और यहाँ से भी गुजरात से मुद्रा से यहाँ हरियाणा के पानीपत तक। ठीक है ना, हरियाणा राज्य के पानीपत तक भी एक पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ तक तेल लेकर आती है, पाइपलाइनों के माध्यम से तेल लेकर आती है। अब सलाया, कोयली, मथुरा, पानीपत तेल गुजरात के सलाया से मथुरा होते हुए हरियाणा के पानीपत तक किया जाता है। यहाँ गुजरात के मलाया से हरियाणा के पानीपत, मथुरा बाय मथुरा होकर ये तेल पाइपलाइन आती है। और जो हरियाणा के पानीपत जिले में है, बोली नाम का गांव है, वहां तक ये पाइपलाइन बिछाई हुई है। अगर इस पाइपलाइन की बात करें तो ये 1870 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात से मथुरा होते हुए पानीपत तक ये आती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, भारत की प्रथम तथा विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1750 किलोमीटर की है, दूरी तय करता है। इस प्रकार से ये तेल प्योर नहीं होता है। इस तेल में के अंदर बहुत सी गाद होती है, फिर इसको रिफाइनरी में लेकर आया जाता है, मतलब पाइपों के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। वहां पर इस तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, और उसको जो अवशिष्ट कार्बन पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है, और तेल को अलग कर लिया जाता है। तो जब जाकर के ये आपके जो जितने भी वाहन हैं उनमें चलने के लिए कुछ डीजल के रूप में आता है, कुछ पेट्रोल के रूप में आता है, और इस प्रकार से इसको साफ करके आपके वाहनों तक पहुंचाया जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद।